कि क्या हम अंडा खाने वाले वेजिटेरियंस को वेजिटेरियन बोले या नहीं बोले। वो इंसान ही सोचता है ना कि हम सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर हम ही हैं। सिर्फ लैंड एनिमल्स 80 बिलियन हर साल मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। तो सिल्क निकालेंगे 5000 कीड़ों को उबाला जाता है पानी में, तब हमें एक मीटर भी क्या थोड़ा सा ही सिल्क मिलता है। अंडे देने वाली मुर्गी होती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में साल में 20 से 25 अंडे देती है। वो दूध इसलिए नहीं देती कि वो गाय है, वो दूध इसलिए देती कि वो एक माँ है। हेलो सिद्धार्थ, हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि एक तो आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए वैसे ही काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपका। दूसरा, आपने जो आज का जो हमने चूज़ किया है जिसके बारे में हम करेंगे बात, तो वो एक मुझे लगता है कि सबको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना बिल्कुल, और इसीलिए मैंने सोचा आपको बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीगनिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। करेक्ट। क्योंकि लोगों को वीगनिज़्म के बारे में पता है, बट जिस तरह से आप बताने वाले हैं आज चीज़ें, तो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा उसके बारे में। और मैं बड़ा खुश था जब मुझे आपके बारे में पता चला, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि देहरादून में एक वीगन कम्युनिटी भी है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत लोगों ने बताया आपके बारे में। आपसे मिलने के बाद मुझे और लोग मिले जो आपको भी जानते थे, तो उसके बाद भी बहुत कुछ पता चला आपके बारे में। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप यहाँ पर आए आज। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। मतलब बिल्कुल। तो वीगनिज़्म या कोई भी चीज़ अगर हमें कोई भी आदत बदलनी हो, तो उसके लिए हमें हमेशा एक पर्पस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना पर्पस के वो आदत छूट जाती है। क्योंकि अगर हम किसी के बोलने पे चूज़ करें या फिर फोर्सफुली करें, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पर्पस था वीगन बनने का? और आप शायद से वेजिटेरियन थे पहले, राइट। तो आपका क्या पर्पस था? पर्पस बताने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि जो वीगन होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। बिल्कुल। तो वीगन ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, इट्स अ फिलोसफी। ओके। जैसे हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो दे ईट ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, डेयरी, एग, चिकन, मीट, एवरीथिंग। नाउ देयर आर वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन भी अलग अलग टाइप के वेजिटेरियंस होते हैं। ओके। कुछ होते हैं वेजिटेरियन जो डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, बट वो एग नहीं खाते हैं, हनी नहीं खाते हैं। कुछ होते हैं जो एग खाते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। हाँ, अच्छा। कुछ होते हैं जो फिश खाते हैं लेकिन दूध और अंडा नहीं खाते हैं। ऐसे में जब वीगन की बात करते हैं, तो वीगन इज़ अ फिलोसफी, जैसे मैंने अभी बताया जी। तो जो फिलोसफी है, ये फिलोसफी कहती है कि वी हैव टू गिव राइट टू ऑल स्पीशीज, वी हैव टू बी कंपैशनेट सारी स्पीशीज के लिए, चाहे वो डॉग है, चिकन है, फिश है, ह्यूमन है, बर्ड है, पेड़, सबके लिए हमें अंदर हमारे कुछ भावना होनी चाहिए कि हम किसी को हार्म ना पहुंचाएं। तो मेरे लिए भी वही एक पॉइंट है कि आई एम हेयर, मैं इस अर्थ पे आया हूँ, तो मेरा ये काम है मैं सबका ध्यान रखूँ और अपना भी ध्यान रखूँ, और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी का यूज़ ना करूँ और किसी को मैं मारूँ ना, या फिर उसका कुछ गलत ना करूँ कि कुछ दूसरे जानवर का। बिल्कुल। तो वीगन का मुझे सबसे पहले पता चला 2015 में। अच्छा। कि ऐसा भी कुछ है वीगन। तो उस टाइम मैं नॉनवेज तो मैंने कभी खाया नहीं, लेकिन मैं दूध और हनी वगैरह लेता था। बट उससे पहले की मैं बात करूँ, तो मैं जब जिम जाता था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वीगन क्या है। तो जिम में मेरे ट्रेनर थे, उन्होंने बोला कि आप नॉनवेज खाना पड़ेगा, आपको बॉडी बनानी है। तो जो सब जगह ही बोलते हैं, सबको ये पता है कि बहुत बड़ा मिथ है। करेक्ट। तो बाद में जाके पता चला मुझे। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मीट तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने बोला फिर अंडा तो खाना पड़ेगा। मैंने कहा, तो मैंने काफ़ी सोचा, मतलब 5-6 दिन मैंने लिए, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा अंडे भी कैसे खाऊँ, खाते ही नहीं है। कल्चर ही ऐसा है, मैं इंडिया में ये है कि कल्चर ही ऐसा है कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स है, फैमिली अपब्रिंगिंग है, सब यही बताते हैं कि जो दूसरे जीव हैं उनका ध्यान रखो। बिल्कुल। तो और मेरा एक चीज़ ना आप क्लियर कर दो कि क्या हम अंडा खाने वाले वेजिटेरियंस को वेजिटेरियन बोले या नहीं बोले? ये नहीं बोले। सुन लो भाई, तुम वेजिटेरियन नहीं हो, ठीक है? वो एक्चुअली ओवो वेजिटेरियन है। ओके। जो अंडा खाते हैं, तो वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन नहीं है, वो ओवो वेजिटेरियन। ओवर वेजिटेरियन। ओके। तो हाँ, जो मैं जिम ट्रेनर ने बोला कि अंडा खाना पड़ेगा, तो मैं सोचा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार केक तो खाता हूँ मैं, केक में तो अंडा होता है। तो मैंने कहा चलो अंडा खा लेते हैं। तो मैंने अंडा खाना स्टार्ट कर दिया। अंडा खाने के बाद एक तो जो मेजर प्रॉब्लम हुई मुझे, वो थी गैस की। तो ब्लोटिंग और गैस वगैरह की प्रॉब्लम हुई स्टार्ट। तो मैं अंडा रेगुलर खाया, मैंने एक साल खाया होगा अंडा।
उसके बाद मैं एक जगह में करता था जॉब IT कंपनी में, तो वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी, तो शी यूज्ड टू वर्क फॉर द स्ट्रीट डॉग्स, जो कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी डॉग को शेल्टर लेके जाना है, कि ट्रीटमेंट के लेके जाना है, एडॉप्शन के लिए डालना है, तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया। ओके, कंपैशनेट था मैं, बट मुझे नहीं पता था कि NGO होता है ऐसा एनिमल्स के लिए जो करते हैं काम, कोई रेस्क्यू होता है, स्ट्रीट डॉग्स को इंजरीज होती हैं, मुझे नहीं पता था। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने उनके साथ जाना, रेस्क्यू पे जाना स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि जो भी वर्ल्ड में जो वीगन है उनका मैक्सिमम का यहीं से स्टार्ट होता है कि स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू करते हैं, तो एक अंदर से आ जाता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया। तब यहाँ पे एक इवेंट हुआ, जो कोई लेडी आई थी, कहीं बाहर से आई थी वो लेडी, तो उन्होंने यहाँ पे एक कैंप लगाया था स्ट्रीट डॉग्स के लिए। शी वॉज वीगन। अच्छा, वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि वीगन कुछ होता है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वीगन होता है, ये वो होता है। तो उन्होंने बोला कि दूध भी नहीं पीते हैं और घी भी नहीं। तो मैंने उनका मजाक उड़ाया। मजाक मतलब लिटरली हमने गंदा ही मजाक उड़ाया। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता, पागल वागल थोड़ी है कि दूध भी नहीं पियेंगे, दूध तो पी रहे हैं इतने सालों से, ये तो सबको ही लगता है। हाँ, वही इतने सालों से पी रहे हैं, उसमें कुछ हार्म भी नहीं है, हम किसी को मार थोड़ी रहे। गाय को दूध आता है, हम पीते हैं आराम से, दूध घी सब चीज़ लेते हैं। तो मैंने उनका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने भी कुछ रिएक्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दी, लिफलेट वगैरह, तो मैंने पढ़ी। कुछ हद तक मैं इन्फ्लुएंस था हुआ उनसे, लेकिन पूरा कम्प्लीटली नहीं हुआ मैं। थोड़े टाइम बाद वो गई, मैं भूल गया ये वीगन। तो एक दिन मैं स्क्रॉल करता फेसबुक में, तो वहाँ पे एक दोबारा आया वीगन का ना, तो वहाँ मैंने थोड़ा फिर देखा, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स थे, ऐसी ऐसी वीडियोस थी। तब से मुझे लगा कि यार ये मैं दूध पी रहा हूँ तो मैं किसी को मार तो रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं गाय बड़ी खुश है दूध दे के मुझे, या मैं किसी जानवर को परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अब ये धीरे धीरे अपना हटाऊंगा कंजप्शन दूध का, और जो भी एनिमल प्रोडक्ट है मैं उसे हटाऊंगा धीरे धीरे। तो वहाँ से मेरा एक स्टार्ट हुआ, और मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वेजिटेरियन मोस्टली वेजिटेरियन इसीलिए होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम किसी जानवर को ना नुकसान पहुँचाएं। तो मेरा भी वही था, लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरा अपने आप को मैंने बोला कि अब से कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं लूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। लोग हमेशा ये पूछते हैं कि वीगन अगर हम बन जाएं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वीगन सबसे ज़्यादा हेल्दियर होते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से? उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट ही बेनिफिट है इसके। ओके। और ऐसा नहीं है कि वो हेल्दियर या सिर्फ वीगन ही हेल्दियर होते हैं। जो भी हम डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ओके। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में ना लोग एक ही टाइप का फूड खा रहे हैं। आप जाएंगे एक ही टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, एक ही टाइप का फूड मिल रहा है सारे में, तो उससे एक प्रेशर बन रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एक तो वो अनहेल्दी हो गया, क्योंकि अब हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई फूड बाहर से आ रहा है, यहाँ का नहीं है, तो हमारी बॉडी का फिजिक भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है। जो अगर लोकल फूड होगा तो हम उसको अच्छे से पचा पाएंगे। लेकिन अब जब सब एक ही जैसा फूड मिल रहा है तो वो एक अनहेल्दी हो जाता है। दूसरा, एनिमल प्रोडक्ट्स इसलिए ज़्यादा अनहेल्दी हैं क्योंकि जो भी फार्मिंग होती है एनिमल्स की, वो फैक्ट्री फार्मिंग में होती है। अब उसने फैक्ट्री फार्मिंग, जो एनिमल एग्रीकल्चर है, उसको फैक्ट्री फार्मिंग नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि एनिमल्स को वहाँ पे एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो काफ़ी सारी जो मुर्गियाँ होती हैं उनको क्लोज कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। छोटे छोटे पिंजरे होते हैं, मतलब जितना शरीर है उतना ही पिंजरा है, वो हिल ही नहीं पा रही है, तो उसको एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उनका जो विकास हो उसके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब वो फूड मार्केट में आता है तब तक उसको स्लॉटर करते हैं, वहाँ भी कुछ टाइम रहता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वो जो इंजेक्शन लगाए वो तो है ही, वो जब फूड हम कंज्यूम करते हैं वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। उससे क्या होता है, मुर्गी को इतने सारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे उन्होंने, उससे हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रिएक्ट करना छोड़ देती है। कोई वायरस आया, मुझे एंटीबायोटिक लगाया गया, तो मुझे असर ही नहीं होगा एंटीबायोटिक का। बॉडी वही कर देती कि पहले से इतना एंटीबायोटिक है, वो कहाँ करेगा फाइट। तो एक ये हेल्थ इश्यूज है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जितना भी हार्ट इश्यूज, हार्ट डिसीज है, हेल्थ इश्यूज है, डायबिटीज़ है, इसका मेजर जो रीज़न है वो एनिमल फूड। जितना भी नॉनवेज लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसी टाइप के लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट डिजीज़ और ये हेल्थ इश्यूज। दूसरा एक और इशू है कि जो
नॉन वेज जो बनाया जाता है उसमें इतना ऑयल और मसाला एक्स्ट्रा लगता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड, तो वो एक और हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए और मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया, मेडिटेशन योगा की तरफ थोड़ा चला गया। तो मेरे अंदर हमेशा से था कि मैं वेजिटेरियन बन जाता हूँ, बट मैं एक कन्फ्यूजन में था। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स में, जो शायद आपने भी देखी होगी, गेम चेंजर। वो देखने के बाद मतलब मैं रातों रात मैंने कहा ये तो अब मैं नहीं करूँगा। तो मेरा पर्पस था कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया था। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, बट मेरे को लगा कि मेरे अंदर से आवाज़ आई, तो अगर अंदर से आवाज़ आती है तो आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको चेंज करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लेकिन जो फ़र्क लगा वो मैं थोड़ा काम होने लग गया था, चिड़चिड़ापन चला गया था मेरे अंदर से। और अगर गुस्सा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, बट उसको डील करने का ना मैं अच्छे से डील कर रहा था उस चीज़ को। तो मेरे को ये फ़ायदे लगे वेजिटेरियन बनने के। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा ऐड इसमें, जो आपने फूड सुने होंगे, सात्विक भोजन, बिल्कुल हाँ जी, तामसिक जी, तो इसको इसीलिए नाम दिया है। जो राजसिक भोजन जो बोला जाता है वो हमारा जो हम कंज्यूम करते हैं नॉन वेज अल्कोहल, तो हमारी ये जो दिमाग है ना ये सेंसेस खराब करता है वो। तो इसलिए हम ज़्यादा एंग्री रहेंगे क्योंकि हम वायलेंस से ही आ रहा है फूड, हमने स्टार्ट ही वायलेंस से किया। किसी जानवर को मारा है तो वायलेंस ही है वो। अब वो फूड हम कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी हमारे में ट्रांसफर होगी, तो हम रिएक्ट भी वैसे करेंगे, जल्दी गुस्सा आएगा, पेशेंस नहीं रहेगा, शांति से बैठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसको राजसिक भोजन बोला गया है। और सात्विक भोजन कि हम लोग पूरा हमारा कॉन्शियसनेस है, हमें पता है कि इसमें किसी को मारा नहीं गया, ये सात्विक भोजन है, और इससे हमारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारे अंदर, तो हम पूरा शांत रहेंगे, काम रहेंगे, हम लोग फोकस अच्छे से वो कर पाएंगे चीज़ों के ऊपर। तो और आप मुझे बता रहे थे कि मुर्गियों का दिमाग बहुत स्मार्ट होती हैं, मुर्गियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, उनको पता होता है कि किसने दूसरी मुर्गी को मारा था, और वो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता है, और उस स्ट्रेस लेवल से हमको भी शायद फ़र्क पड़ता है जब हम वो कंज्यूम करते हैं। राइट। तो जैसे मुर्गियाँ आपने काफ़ी स्मार्ट होती हैं, मुर्गियाँ वाकई में ही काफ़ी स्मार्ट होती हैं। मुर्गियाँ बस 3-4 दिन लगते हैं उनको फेस वो करने के लिए कि पहचान जाएंगे वो। 3-4 दिन देखेंगे, अगले बार से पहचान जाएंगे कि हाँ ये इंसान है, ये मुर्गी यहाँ है, ये वो। और मुर्गी की एक्टिविटी भी वो करते हैं अडॉप्ट। अगर जो छोटे चूजे होंगे ना, वो जो उनकी माँ होगी उनको देख के हैं चूजे, तो माँ अगर एक ही टाइप से जा रही है रोज रोज, अगर चौथे दिन माँ नहीं जाएगी तो बच्चे अपना उधर ही जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो फेस रिकग्नाइजेशन में काफ़ी स्मार्ट होती है मुर्गी। कोई जैसे कुछ उनके ऊपर हमला होने वाला है तो वो पहचान जाती हैं, तो वो भागती हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, अब तो देखने को मिलता नहीं है, मुर्गे पकड़ने में कितना मुश्किल होती है, क्योंकि उसे पता है यार पकड़ेगा तो मारेगा मुझे, तो वो भागती हैं। अब लेकिन जब फैक्ट्री फार्मिंग आ गया है तो वहाँ पे ये तो है ही नहीं सिस्टम, वो तो मुर्गियों का स्पेस ही नहीं है। तो वो जो पिंजरे का मैंने बता रहा था अभी आपको, पिंजरे में इतनी कम स्पेस होती है, तो जो नेचुरल फार्मिंग है वो तो ख़त्म हो गया। नेचुरल फार्मिंग जैसे लोग पहले रखते थे गाँव में, एक छोटा सा वो बना के क्या बोलते हैं उसको, बाड़ा बना के रखते थे। अब फैक्ट्री फार्मिंग तो केजेस में आ गया, तो केजेस में सब फिक्स करके इंजेक्शन लगा के वो ऐसे ही बेचारी ऐसे बैठी। और आई थिंक आप बता भी रहे थे कि रूल है कि उनको फ्रीडम थोड़ी मिले। हाँ। तो हमारे जो लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी, आर्टिकल 51 AG, उसमें ये है कि सारी स्पीशीज़ को मतलब रहने का राइट है, और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबको उनके लाइफ जीने दें, हम किसी को परेशान ना करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। एनिमल्स, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एनिमल्स के भी कुछ फ्रीडम है, 5 फ्रीडम, किसे भूखा ना रखा जाए, उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब ना हो, उसको जो नेचुरल बिहेवियर वो करने की आज़ादी हो, उसको प्रॉपर फूड मिले, उसको ऐसी जगह ना रखा जाए जहाँ वो आराम से बैठ ना पा रहा हो। तो ये सब उसके फ्रीडम होते हैं, जो एनिमल एग्रीकल्चर में, फैक्ट्री फार्मिंग में एक भी कोई नहीं मिलता उनको फ्रीडम, क्योंकि उनको जो बेसिक फ्रीडम है, एक बर्ड है, चिकन एक बर्ड है, बेसिक फ्रीडम क्या है, वो पंख फैलाएगी, घोंसला बनाएगी, मिट्टी में खेलेगी, पेड़ के ऊपर बैठेगी, तो ये सारे फ्रीडम वहाँ मिलते ही नहीं है। तो वहाँ पे एक तो ये स्ट्रेस है। अब नेचुरली जो बर्ड है वो पंख तो फैलाएगी, अब लेकिन वो ऐसे बैठी है एक केज के अंदर, वो ऐसे कर ही नहीं पा रही है। एक तो कितना मेंटल स्ट्रेस आता होगा उसके ऊपर। दूसरा, जो मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी होती हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो साल में 20 से 25 अंडे देती है।
लेकिन फैक्ट्री फार्मिंग में क्या है, इतना प्रेशर बनाया गया है हैंड्स के ऊपर, एक साल में 300 अंडे देती है वो फिर। ओके। अब देखिए कितना प्रेशर बनता होगा कि एक जगह वो 20 दे रही थी और उसे 300 देने पड़ रहे हैं। हाँ। और हर अंडा जब देती है उसको जो एक पीरियड के टाइम पे एक फीमेल को पेन होता है, वो सेम पेन उसे हर अंडे पे होता है। ओके। तो इतना मेंटल स्ट्रेस उसको मुर्गी को झेलना पड़ता है हर जितनी बार वो अंडा देगी। और अब वही एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो इतना स्ट्रेस से वो अंडा आया, वही तो चीज़ हम खा रहे हैं। ओके। हमारे कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसलिए आई थिंक कहा भी जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस को थोड़ा गुस्सा आता है, तो आई थिंक उस स्ट्रेस लेवल्स की। करेक्ट, वॉयलेंस से स्टार्ट हुआ ना। एग्जैक्टली। आप पहले मार के आपने फूड लिए, एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं तो आपके बॉडी में आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम वीगन बन जाते हैं तो हम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि सब कहते हैं कि नॉन वेज से ही प्रोटीन हमें मिल सकता है, चिकन से ही प्रोटीन मिलता है। तो आप बताएंगे इस बारे में कि प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं। इंडिया में इतना नॉन वेज नहीं खाते थे पहले, वेजिटेरियन ही थे। और अगर हम पुरानी बात करें, जो हमारे कहानियाँ हैं राजा महाराजा और ये सब, और वो सब तो नॉन वेज नहीं खाते थे, वो हमसे भी लंबे चौड़े थे। बिल्कुल, प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? प्रोटीन आता ही प्लांट से, चाहे वो आप नॉन वेज से लो, मतलब अगर एनिमल को भी मार रहे हो तो वो भी प्लांट ही खा रहे हैं। क्योंकि जो नॉन वेज लोग खाते हैं, जो जानवर खाते हैं, वो शाकाहारी हैं सारे के सारे। बिल्कुल। बॉडी अपने आप तो बनाती नहीं है। और ये चीज़ मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखी थी, जो गेम चेंजर मैंने आपको बताया ना, कि वो मुर्गी वो प्लांट खा रही है, हम उस मुर्गी को खा रहे, तो थर्ड पार्टी प्रोटीन हम ले रहे हैं। करेक्ट। और इसमें ये भी है, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है हंगर की, इसमें एनिमल एग्रीकल्चर का मेजर रोल है। कैसे है? क्योंकि जैसे 1 किलो मीट चाहिए हमें, तो उसे 10 से 20 किलो में शाकाहारी कुछ फीडिंग खिलानी पड़ेगी, तब हमें 1 किलो मीट मिलेगा। अगर हम 1 किलो मीट खा रहे हैं तो हम 20 किलो अनाज खा रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा। अगर हम वो नहीं खाते तो 20 किलो हमारे पास अनाज था, और 1 किलो अगर सब खाते तो 20 लोगों को मिल सकता था वो अनाज। तो उसकी वजह से एक हंगर प्रॉब्लम भी है। तो प्रोटीन का बात कर रहे थे। ग्लैडिएटर आपने सुने होंगे। ग्लैडिएटर का जब उनके दांतों को देखा गया, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उनकी बॉडी जब मिले थे जो भी दांतों पे, तो उससे ये मिला कि वो ज़्यादातर शाकाहारी खाना खाते थे। अच्छा। और आज तक की हिस्ट्री में ग्लैडिएटर से ज़्यादा बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ, exactly. अब वो जब वेजिटेरियन है, उनकी बॉडी ऐसी है, उनको कैलोरी भी ज़्यादा वो करनी पड़ती थी बर्न। अभी तो इतना एक्टिविटीज़ नहीं है, उनको 15-16 घंटे फील्ड पे रहना है, प्रैक्टिस ही करनी है, या फिर लड़ने जाना है या प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहाँ से ले रहे थे इतनी एनर्जी? प्लांट से आ रही थी एनर्जी। और ये वीगन अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वीगन टर्म अभी आया है 1940s के समथिंग। ये टर्म आया था, एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट थे, डोनाल्ड वेल्डन ऐसे करके थे, उन्होंने ये टर्म दिया था वीगनिज्म। अगर हम बात करें, जो चाइनीज हांस डायनेस्टी थी, उनके जो कोड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि सब स्पीशीज को इक्वल राइट देना ज़रूरी है। एक हम लोग स्कूल में एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थे वो एक मैथमेटिशियन थे, एक फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने भी अपने कोट में लिखा था कि कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल स्पीशीज। तो ये तब से चला आ रहा है। तो तब जो वेजिटेरियन डाइट थी वो असल में वीगन डाइट थी। कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल स्पीशीज यही हुआ ना कि आप किसी को नहीं वो करोगे हम। तो ये अभी से नहीं आया, तो कब से चल रहा है। तो पहले के लोग तो सब शाकाहारी, कंदमूल जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, कंदमूल खाते थे। तो वो सब उनके दिमाग भी थे, जो उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं। और जो लोग आज फॉलो कर रहे हैं मेडिटेशन ये सब, तो उन्होंने पहले लिख ही दिया सब। तो वो शाकाहारी थे सारे, दिमाग भी चलता है ना शाकाहारी से, कैलोरीज इतनी कम। एग्जैक्टली। तो अभी एक ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जब से मैं वेजिटेरियन बना हूँ, वो जो मेडिटेशन में एक जोन होता है पहुँचने का, तो वो उस जोन में मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। वो चीज़ मैंने नोटिस करी है। बिल्कुल बिल्कुल, सब पहुँचेंगे। एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, और वायलेंस से नहीं आ रहा है। मेन ये एथिकल है। बिल्कुल। और हमने किसी को वो नहीं किया, मारा नहीं, टॉर्चर। आप कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट्स बताएंगे वीगन? हाँ, प्रोटीन देखो ऐसा डेफिशिएंसी वैसे होती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब हम ना बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं जी। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो अगर उसमें रेनबो टाइप का खाना होगा, वो कि हर टाइप का खाना है उसमें, सब्जी भी है, फ्रूट भी है, सीजनल फ्रूट ज़्यादा है, सीजनल वेजिटेबल ज़्यादा है, ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं। अगर वो टाइप का फूड खाएंगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। अभी वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं सब, बिल्कुल, कि ग्रेन एक ही टाइप की ग्रेन खा रहे हैं। आपकी डाइट जो है सब टाइप का खाना होना चाहिए। उसमें बीन्स होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, स्पाइसेस होने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए,
होल ग्रेन्स होनी चाहिए, तब आपकी डाइट प्रॉपर बनेगी, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक डॉक्टर हैं माइकल, तो वो इसी पे पूरा वो ट्रेनिंग देते हैं, उनकी पूरी वेबसाइट है और फ्री वेबसाइट है। अच्छा। उसमें कोई ऐड नहीं है जी। तो nutritionfacts.org, तो उसमें सारा उन्होंने दे रखा है कि किस टाइप की डाइट चाहिए, किस फूड ग्रेन से क्या क्या आपको मिलेगा, विटामिन बी चाहिए तो कहाँ से लेना है, डी लेना है कहाँ से लेना है। तो कुल मिला के ये है कि सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल लेना ज़रूरी है, और लोकली जो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे कोई मान लो कोई फूड नहीं मिलता है तो हम कहीं से बाहर, जो लोकल मिल रहा है वो ही सही है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है, हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारे जो बाप दादा थे वो भी यहीं पे, तो बॉडी वहाँ पे यूज्ड टू है, बॉडी को पता है यहाँ से ये मिलेगा, तो वैसे ही हो गया। तो जो लोकल फूड हम खाते हैं उससे कोई प्रोटीन की ऐसी डेफिशिएंसी होती नहीं, इनकेस अगर लेना ही है तो दाल से मिल जाए, हर चीज़ में प्रोटीन है, ये तो एक मानना पड़ेगा, हर चीज़ में प्रोटीन है। अगर नॉर्मल लाइफ हम जी रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो वो भी हेल्थ इशू होंगे। तो अगर वैसे बढ़ाना है तो स्प्राउट्स ले सकते हैं हम, बीन्स ले सकते हैं, नट्स हैं और होल ग्रेन्स है, तो नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सप्लीमेंट पे जाना है तो पी प्रोटीन है, ब्राउन राइस प्रोटीन है और एक मिक्स वेजिटेबल प्रोटीन है, तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब तो काफ़ी ज़्यादा है जी, बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल से कम मैं जो जानता हूँ 10-12 कंपनी। तो हार्ड नहीं है वीगन होना, अगर आप बिल्कुल हार्ड नहीं है। कॉन्शियसनेस है, जैसे आपने स्पिरिचुअल की बात की, स्पिरिचुअल क्या है, कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, अगर हम कॉन्शियस से लेंगे तो हमें पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना। अगर हम ऐसे कुछ भी ले रहे हैं तो फिर कुछ भी लेंगे, लेकिन अब कॉन्शियस हो गए कि हमें पता है क्या लेना है, तो बॉडी खुद बता देती है। वही बात है, ढूंढने वाली बात है और रिसर्च करने वाली और बात वीगन ये है कि वीगन ये नहीं है कि फूड के लिए वीगन हो रहे हैं, वीगन ये हम किसी को हार्म नहीं करना चाह रहे। बट ये लोग ना कुछ और वे में ले आ लेते हैं कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, रीजन नहीं है, वो टेस्ट। रीजन ये है कि अब आपने डिसाइड किया आप किसी जानवर को मारोगे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। आपने ये डिसाइड नहीं किया ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, आपने डिसाइड किया जानवर नहीं मारूंगा। एग्जैक्टली। अब आपको पता है क्या खाना है। जैसे वेजिटेरियन होते हैं वो कहीं पार्टी में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मिलता ही नहीं है, वेजिटेरियन उन्हें मिलता है। बिल्कुल, ऑप्शन कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो अलग है। ऐसे वीगन जो होते हैं उनको भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सिटी में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में गया हूँ, सब जगह वीगन ऑप्शन है। ओके, बस वो कॉन्शियसनेस की बात है कि आप कितने कॉन्शियस हो, कितने अवेयर हो। बात है जी। तो शेफ को ही बोल दो कि ये नहीं डालना तो वो भी बना ही देंगे, उन्हें भी एक्सपर्ट है वो भी अपने उसमें। तो ये कॉन्शियस आएंगे तो आपको पता है बिल्कुल क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो कुछ लोगों का कहना है कि अब हम इवॉल्व हो चुके हैं मीट खाने के लिए, हमारी बॉडी ने वो चीज़ अडेप्ट कर ली है और अभी ये नेचुरल हो चुका है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अडोप्ट कर लिया या इवॉल्व हो गया, मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका, बट मेरा कंसर्न है कि चलो इवॉल्व हो भी गया है तो ये तो राइट नहीं है कि हम किसी जानवर को मारें। एग्जैक्टली। कि इनिशियली जैसे मैंने बताया कि हमारे एंसेस्टर नहीं खाते थे, लोग इवॉल्व हुए हैं तब उन्होंने बीच में खाना शुरू किया था सर्वाइवल के लिए। तो अभी जैसे हमारी फिजिक है, बॉडी हमारा नॉनवेज खाने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग मीट हाथ से नहीं फाड़ सकते, हम ऐसे रॉ मीट नहीं खा सकते। Exactly. हमें कुक करना पड़ेगा, काटने के लिए नाइफ चाहिए, ये सब चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि नेचुरली वी आर नॉट। आप एक वो वाली चीज़ बताएंगे जो आप मेरे को बता रहे थे, बोल वाली, कि एक बोल में। हाँ, आई थिंक उससे काफ़ी अच्छे से लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में हैं और आपके पास, आप रूम में बंद कमरा है, कोई आपके पास कुछ नाइफ नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई अदर रिसोर्सेज नहीं है, बट आपके 5 बाउल हैं जिसमें अलग अलग टाइप का खाना रखा है। एक बाउल में रखा है फ्रूट्स, एक में वेजिटेबल्स रखे हैं, एक में नट्स और सीड्स रखे हैं, एक में दाल रखी है और ग्रेन्स रखे हैं, और एक में मीट रखा है। मीट ऐसा रो कच्चा। अब नेचुरली अगर किसी को बोलेंगे खाने के लिए तो वो क्या उठाएगा सबसे पहले? फ्रूट ही उठाएगा वो। नेचुरली है ना, फ्रूट उठाएगा। अब किसी बच्चे को भी एक प्लेट में आप रो फ्रूट रखिए, एक में रो मीट रखिए, बच्चा फ्रूट ही उठाएगा नेचुरली। तो नेचुरली वी आर नॉट हियर टू ईट मीट। तो उसके बाद फ्रूट नहीं होगा तो वेजिटेबल पे जाएगा, वेजिटेबल नहीं होगा तो वो नट्स और इन सब पे जाएगा, फिर दाल पे, मीट लास्ट में जाएगा। अब सर्वाइवल की बात है कि अब तो या मरो या फिर ये खाओ, तब वो खाएगा। बट अभी क्या है ना, इजी एक्सेस हो गया है नॉन वेज का। आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 80 बिलियन लैंड, सिर्फ लैंड एनिमल्स को, मछलियों को हटा के अभी सिर्फ लैंड एनिमल्स 80 बिलियन हर साल मारे जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। और ह्यूमन पॉपुलेशन है
8 बिलियन। वाह 10 गुना ज़्यादा हम लोग एनिमल्स को मार रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं कि ये इन्हें नहीं खाएंगे तो पूरे में यही हो जाएंगे। ओवरटेक तो इंसानों ने किया है ना, अभी तो मुर्गियों ने तो ओवरटेक नहीं किया। अगर बोलते हैं कि मुर्गियाँ कर देंगी ओवरटेक, नहीं खाओगे तो मुर्गियाँ हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ है, इंसानों ने ओवरटेक किया है। 1930-40s के टाइम पे जो बायोमास रिलीज होता था जो एनवायरनमेंट के लिए हानि का, जिसमें ये मीथेन और नाइट्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, जो एनिमल्स से रिलीज होता था वो था 98%, 2% ह्यूमन से आता था। अब ये पूरा उल्टा हो गया, 98% ह्यूमन रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आता है हमारा एनिमल एग्रीकल्चर से जो निकल रहा है मेजर वही है, और 2% सिर्फ वाइल्ड लाइफ से आ रहा है। और तब से अब तक 1940-50 से लेकर अब तक जो वाइल्ड लाइफ थी वो 50% स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं। वो स्पीशीज़ हम कभी अब देख ही नहीं पाएंगे। और ये रेशो, ये जो स्पीशीज़ ख़त्म होने का जो हो रहा है, जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है अभी भी हो रही है, तो हर साल 25 से 150 स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अरे बाप रे। क्योंकि डिफोरेस्टेशन होता है एनिमल एग्रीकल्चर में, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन 5-6 से फुटबॉल जो मैदान होते हैं, इतनी लैंड, इतने फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। वहाँ एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड ले ली जाती है, और वो एग्रीकल्चर हमारे लिए नहीं हो रहा है पहला, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर होता है वो 50% जो लैंड है अर्थ की वो एग्रीकल्चर में यूज होती है। उस 50% में से 75% एनिमल एग्रीकल्चर में यूज होती है, 25% ह्यूमन फूड के लिए। तो अब जो 75% लैंड है वो सिर्फ एनिमल्स को खिला रहे हैं, बस 25% हम लोग खा रहे हैं। और उसमें जो नॉन वेजिटेरियन वो भी वही खा रहे हैं, जो वेजिटेरियन वो भी खा रहे हैं, वीगन भी वही खा रहे हैं, जो 25% है। बाकी 70% तो कम्प्लीटली एनिमल को जा रहा है, और वो फिर नॉन वेज जो मीट आता है तो वहाँ से आता है। फिर तो उसमें इतना रिसोर्सेज आता है, वाटर इतना यूज़ होता है लैंड का। मैंने बताया आपको कि 3/4 लैंड तो एनिमल एग्रीकल्चर में चलेगी। सेम विद वाटर, 98% ऑफ वाटर है, 2% उसमें फ्रेश वाटर है। उस 2% में से भी 75% वाटर एनिमल एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। जो फूड ग्रेन उगाएंगे वहाँ पे चाहिए पानी, जो जानवर को पालेंगे वहाँ पानी चाहिए, फिर उसे स्लॉटर करेंगे वहाँ पानी चाहिए साफ करने, फिर कुक करेंगे वहाँ पानी चाहिए। तो ये मिला के 75% पानी उधर ही चला गया, वेस्ट ही हो गया। वाटर की इतनी बड़ी इशू है ही अभी पूरे वर्ल्ड में कि फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है। स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू सेव दिस। हम लोग नेचुरल वर्ल्ड से हम लोग हट गए हैं, पूरा कनेक्शन ही टूट गया नेचुरल वर्ल्ड से हमारा। वे मटेरियल वर्ल्ड में इतना आ गए हम लोग कि हमें हर दिन बाहर जाना है और खाना है। वो हो गया कि लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है, वो स्टेज में है ही नहीं, कनेक्शन ही टूट गया ना, नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्शन ही नहीं है। हम कहीं जा भी रहे हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर रहे नेचर से, हम बस वहाँ जाके अपना फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसमें क्या आ रहा है कि सॉरी कहाँ थे, मैं भूल गया। नहीं आप बोलिए, मैं आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, तो नेचुरल वर्ल्ड से हम लोग छोड़ दिया कनेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग एनिमल्स का जो पेन है वो फील नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जब भी हम बाहर खाने जाते हैं, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके पास एक फाइनल डिश आती है। चिकन कड़ी मंगाया तो चिकन का पीस आ गया, उनके पास मुर्गी नहीं आई, कनेक्शन ही नहीं बन पाया। अगर आप कोई मान लो कोई पोर्क ऑर्डर किया, किसी ने कोई पोर्क की डिश कोई भी ऑर्डर की, सॉसेज या ऑर्डर किया, सॉसेज की बजाय वो सुअर को जाते हुए देख ले, सिर्फ आंखों में देख ले, वो खाना ही छोड़ दे। आधे लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो इसीलिए खाना छोड़ दें, वो देख लेते हैं। नहीं, ह्यूमन है ही नहीं नेचर, वो सपोर्ट ही नहीं करना चाहते स्लॉटर वगैरह। बट लेकिन मार्केटिंग ऐसी है या फिर इन्फ्लुएंस इतना है लोगों का, तो लोग खाते हैं। फिर इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि लोग अपने सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग खाते हैं, तो इतना प्रेशर आ जाता है कि वो भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है नॉनवेज का। बिल्कुल। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे लोग कहते हैं कि अब नेचुरल हो गया है खाना, आई थिंक जो जानवर की जो दूसरे जानवर को खाता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि वो खाते हैं और डाइजेस्ट होता है और करेक्ट निकाल देते हैं। करेक्ट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन है, वो स्पाइरल में है। राइट। और डाइजेस्ट होते 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 वो मीट सड़ जाता है। बिल्कुल। और फिर वो उसके हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या जो भी है। न्यूट्रिएंट्स तो कुछ नहीं मिलते हैं। exactly. जब नॉनवेज खाते हैं उनका जो, जैसे कोई भी नॉनवेज खा रहा है उसका अगले दिन उसका हाल पूछा लो कैसा है, अगले दिन उसको हालत ही खराब है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, सारी एनर्जी उसको पचाने में चली गई। तो कहाँ से खाते एनर्जी आनी है, वो पचाने की एनर्जी भी लगती है क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक मीट को पचने में। राइट।
तो एक मिसकंसेप्शन भी मार्केटिंग भी है जो ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है एनिमल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एनिमल एग्रीकल्चर। और हाँ वही कि हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं डाइजेस्ट, हमारे लिए है ही नहीं वो। तो जब खाते हैं तो बॉडी में कहीं रिएक्शन होता है, कुछ मतलब लेजीनेस भी बहुत फील होती है क्योंकि एनर्जी सारी डाइजेस्ट करने में चली जाती है। बोलते हैं एनर्जी आ रही नहीं आ रही, एनर्जी शाकाहारी से आ रही, और नहीं खाओगे तो सबसे बढ़िया है। मैं तो एक मील स्किप कर दो पूरे दिन। एग्जैक्टली। जो अभी एक कोई योगा प्रैक्टिशनर है, उनको अभी अवार्ड भी मिला है, इज 126 years old। वो सिर्फ दाल चावल 126 years old, वाओ। वो सिर्फ बॉयल दाल चावल ले रहे हैं बस, और योगा कर रहे हैं। वाह। तो जितना कम खाओगे उतना एक रिसोर्सेज के लिए भी प्रेशर बढ़ रहा है। अर्थ में अब वो खत्म हो गया है, जितने रिसोर्सेज थे वो खत्म हो चुके हैं। अब फ्यूचर की तो फ्यूचर जनरेशन को बोलते हैं, फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, वो तो जब आएगी अभी अपने आप को ही बचाना है। अभी जो करंट ह्यूमन है उनके लिए रिसोर्सेज पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, फोर्सफुली प्रोड्यूस हो रहे हैं एनिमल्स, फोर्सफुली नेचुरल प्रोडक्शन नहीं होता है एनिमल एग्रीकल्चर में, फोर्सफुली प्रोड्यूस किया जाता है, फिर फोर्सफुली उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, फीडिंग की जाती है, देन उनको फिर स्लॉटर किया जाता है, और वो कोई मरना तो नहीं चाहता है। आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो आपको लगता है ज़्यादातर वेस्ट से हम बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं? वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते ही हम, ये तो है ही, और अभी नहीं पहले से ही हो रहे हैं। तो अभी जो वीगनिज्म का है वो भी हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन इंडिया जो कल्चर है वो पहले से वीगन ही है, पहले से ही था। अहिंसा यहीं से हुआ है। कोई भी आप यहाँ का स्क्रिप्चर उठा के देखें, कोई भी किताब देखें उठा के रिलीजन्स की, वो भी सब में है कि आपको दूसरे जानवर को नहीं मारना है, आप अपना मतलब रिस्पेक्ट करो, एक भावना रखो दूसरे जानवर के प्रति भी और दूसरे इंसान के प्रति भी। ऐसा नहीं कि जानवर को बचा दिया और इंसान मार दिया। तो जानवर को भी बचाना है, इंसान को भी बचाना है, कि आपको किसी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये यहीं पे है ही। बट खाना भी हम वहीं से इन्फ्लुएंस हो गए। अब इतना, अब जो वहाँ के जो इंडस्ट्री थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ज़्यादा स्टार्ट हुआ एनिमल एग्रीकल्चर। आई थिंक ये जब से जिम वगैरह स्टार्ट हुआ है ना, जब से ये चीज़, आई थिंक ये जिम भी आई थिंक वेस्ट से ही आया है, क्योंकि हम लोग तो योगा और ये सब किया करते थे। करेक्ट। जिम जब से स्टार्ट हुआ है तब से कहा गया है कि मीट खाओ, मीट खाने से बॉडी बनती है, प्रोटीन मिलता है। और जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिर से मैं उसका नाम लूँगा, गेम चेंजर में, उसमें एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को दिखाया है। आई डोंट थिंक वो अभी है या नहीं है, बट वो बहुत ह्यूज थे। ह्यूज मतलब एक अंडरस्टेटमेंट होगी। वो एक पहाड़ की तरह इंसान था वो, और वो वीगन था। पैट्रिक, वो वीगन थे। तो काफी सारे हैं। बस ये है ना, को थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्शियसली मैं यहाँ किसी को मारूंगा, तो आप खुद ही रिसोर्स ढूंढोगे। अब मुझे यहाँ से मसूरी जाना है, मुझे पता है बस तो नहीं जा रही, अब मैं खुद ही देखूंगा ना कैसे जाऊँगा। अब मैं कहूँगा यार मसूरी तो जाना है, बस से ही जाना है, या फिर अब कैसे बैठे रहो फिर। तो ये पता होना चाहिए हमें, यार हमें पता है हम कॉन्शियसली यार किसी को मारना नहीं, जानवर को नहीं मारना, मारेंगे हम, तो हम फिर खुद ही हम लोग देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। जो पैट्रिक है वो भी यही थे कि कंपैशनेट थे वो एनिमल्स के लिए, अभी हैं मतलब, सॉरी। तो यही रीज़न था कि वो शाकाहारी है, और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन तो है, तो ये तो मिथ ही खत्म हो गया कि एनर्जी नहीं आएगी और आप वीक हो जाओगे, वीगन वीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाने के प्रोडक्ट्स, लोगों को लगता है कि खाने के प्रोडक्ट्स से ही सिर्फ एक वीगन को वीगन कहते हैं, बट आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं और कपड़े भी हैं जो वीगन अवॉइड करते हैं। राइट। तो खाना जैसे मीट, डेयरी, एग, ये तो है बिल्कुल। और जो चीज़ें लोगों को नहीं पता है, जो लोग ना वेजिटेरियन को वीगन ही समझ लेते हैं, तो वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा था, वीगन खाने का ही नहीं, एक फिलोसफी है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट फूड कि आप लोग की वीगन हो गया मैं अब यही खाता हूँ। इस फिलोसफी की मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा किसी भी स्पीशीज को। तो एनिमल प्रोडक्ट जैसे होते हैं मीट, डेयरी, एग, ये तो है ही। साथ में जो सिल्क आता है, वूल आता है, लेदर आता है, ये सब भी एनिमल प्रोडक्ट्स ही हैं। सिल्क का क्या होता है, सिल्क का तो वॉर्म होता है, वो अपने चारों सिल्क बनाता है, तो वो अंदर रहता है। उसको जो सिल्क निकालेंगे, 5000 कीड़ों को मारना, उबाला जाता है पानी में, तब हमें एक मीटर भी क्या थोड़ा सा ही सिल्क मिलता है। तो अब सोचो एक पूरी साड़ी बनाने के लिए कितने लाखों कीड़ों को उबाला जाएगा, कितना उनके मतलब कैसा बीतता होगा कि वो उबल रहे हैं पानी में, कीड़े उबल रहे हैं पानी में लिटरली। तो अगर हमें कोई गर्म पानी डाल दे हमारे ऊपर, हमें कैसा फील होगा, वो पानी में उबल रहे हैं कीड़े, बस एक सिल्क के लिए।
सेम विद लेदर जो आता है, हमें लगता है कि लेदर जो आता है वो डेयरी इंडस्ट्री से आता है, और डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री लिंक है आपस में। अच्छा। डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि गाय को रखा, दूध वूध निकाला, एक टाइम के बाद दूध देना छोड़ देती है, दूध नहीं देती। अब डेयरी का तो कोई यूज़ नहीं है, गाय को रखने क्या फ़ायदा है उसको, तो या तो वो सड़क पे छोड़ेंगे या वो इस इंडस्ट्री में बेच देंगे, मीट इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे उनका स्किन निकाल ली जाती है लेदर बनाने के लिए। तो मतलब गाय का तो पहले भी यूज़ किया, मरने के बाद भी यूज़ किया। और लेदर है, वूल है, वूल भेड़ से आती है, भेड़ से आती है। वो ऐसे जब निकालते हैं ना, जब उसका हेयर जो निकालते हैं मशीन से, तो हेयर के साथ साथ उनकी स्किन भी निकल जाती है। हमारा जब हाथ में जरा सा ऐसे खरोंच लग जाए, थोड़ा स्किन निकल, इतना पेन होता है, वो पूरा स्किन निकल रही है मुर्गी की, ओ भेड़ की। तो इतना टॉर्चर है इसमें, इतनी क्या बोलते हैं, इतना एनिमल्स को इतना यूज़ किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ऑल्टरनेट सब अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट हमें थोड़ा कॉन्शियस होके, अवेयर होके हमें अगर हम सेफ होएं, तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट ला सकता है एनिमल्स की लाइफ में, ह्यूमन हेल्थ में और एनवायरनमेंट में। अभी आपके पर्पस पे आता है, आपने जिस वजह से आप वीगन बने। लोग कहते हैं कि ठीक है, नॉनवेज से हम वेजिटेरियन बन रहे हैं ताकि हम जानवर को मार रहे हैं, तो इस वजह से आप वेजिटेरियन बन रहे हैं। बट दूध और अंडे में क्या प्रॉब्लम है, डेयरी प्रोडक्ट्स, और इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज़ लोगों को बताएंगे कि क्या होता है। तो मेरा भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मेरा भी यही रीज़न था कि मैं किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। अंडा आ रहा है तो मुर्गी को तो मैं मार नहीं रहा हूँ, दूध आ रहा है तो गाय को मैं मार नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, गाय, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना, जैसे 8 बिलियन लोग हैं, उनको दूध चाहिए। दूध प्रोडक्शन के लिए जितनी गायें हैं अभी उतनी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ह्यूमन भी एक्सीड है, मतलब ज़्यादा ही है, इतने भी नहीं होने चाहिए थे वैसे तो अब गाय को हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो एक बच्चा पैदा करे। बच्चा पैदा करेगी तो ही वो दूध देगी। वो दूध इसलिए नहीं देती कि वो गाय है, वो दूध इसलिए देती कि वो एक माँ है, और माँ दूध देगी। अब वो दूध, उसको प्रेग्नेंट किया था, प्रेग्नेंट करने का भी एक अलग मेथड है। तो उस मेथड में तो एक इतना बड़ा आयरन एक रोड लेते हैं, एक उसमें एक बुल्कस पम्प इंजेक्ट किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं गाय को, जो आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ रेप, गाय को आप फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जा रहा है दूध उत्पादन के लिए। तो जब वो बच्चा पैदा करती है, विद इन 2 days बछड़े को अलग कर दिया जाता है गाय से, क्योंकि अगर बछड़ा दूध पी लेगा तो वो बेचेंगे क्या, उनका तो प्रॉफिट ही क्या। तो बछड़े को अलग कर दिया जाता है, वो दूध फिर इंसानों को बेचा जाता है। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, जो दूध पीने का साइकिल है, जो बछड़ा होता है वो हर 2-2 घंटे में गाय का दूध पीता है। बट डेयरी में क्या होता है, जनरली लोग सुबह लेते हैं, शाम को लेते हैं, तो उससे 12 घंटे दूध अपने रोक के रखना पड़ता है। उसमें उसे वही पेन होता है जब एक लेडी को, जब वो बच्चा पैदा करती है, जो वो पेन होता है, वो सेम पेन उसे हर डेली हो रहा है। वो डेली उस पेन से मतलब झेलना पड़ रहा है उसे वो पेन। और उसमें अब जब दूध रोक के रखना, पेन हो रहा है, तो बछड़े को भी नहीं मिल रहा है, तो बछड़े को भी हमने उसका दूध छीन लिया एक तो, और गाय को भी पेन दे दिया। तो हम लोग जो गाय की ध्यान रखते हैं, तो हम कहीं रख तो रही नहीं है, उसको यूज़ ही कर रहे हैं। तो देन जब वो दूध देना बंद कर, तो उसको सोटराउज में भेज देते हैं। इससे क्या होता है, जब वो दूध रोकती है और बार बार प्रेग्नेंट होती है, हर साल प्रेग्नेंट हो रही है, उससे उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरल जो गाय होती है, उसकी जो एज होती है, वो 12 से 15 साल की होती है, बट डेयरी में वो 5 साल की रह जाती है, क्योंकि अब वो उसका कुछ रहा ही नहीं जीवन में, बस बच्चा पैदा कर रही है, दूध दे रही है, बच्चा पैदा कर रही है, दूध दे रही है। और जो बछड़े होते हैं वो डेयरी में वो किसी काम के नहीं है। आप कभी डेयरी जाओ तो बछड़े होंगे, तो बछड़ों को रखते कहाँ बछड़ों को, वो भी स्लॉटर हाउस है। डेयरी में बछड़े काम ही नहीं है ना, वहाँ तो आपको गाय भैंस ही चाहिए, सांड बैल तो चाहिए ही नहीं, बछड़े का तो कुछ काम नहीं है। तो या तो वो सड़क पे छोड़ जाएंगे या वो स्लॉटर हाउस में भेज जाएंगे। और इसी वजह से इंडिया 2nd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। जहाँ हम बोलते हैं कि हम गाय का मांस नहीं खाते, तो हम बाहर भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब गाय के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। एक चीज़ और है इसमें, जो गाय का दूध होता है वो बछड़े के लिए ही होता है। वो क्यों होता है, जब बछड़ा पैदा होता है वो 30 से 50 kg का होता है, उससे भी कम। विद इन अ मंथ वो 120-160 किलो के आसपास हो जाता है।
जब वो दूध हम पीते हैं इंसान, तो वो हार्मोन्स हमारे लिए है ही नहीं। काऊ के हार्मोन हमारे में आएंगे, वो हमारे लिए है ही नहीं, तो फाइट करते हैं, तो फिर उससे भी रिएक्शन होता है। अच्छा, डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते हम लोग। लैक्टोज इंटॉलरेंस यही तो है, डाइजेशन नहीं कर पा रहे हम लोग। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहाँ से है? यही तो है, नहीं कर पाते लोग, अभी भी नहीं कर पाते हैं लोग डाइजेस्ट। बट अब दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं कि चलो चीज़ बना लो, दही बना लो, छाछ बना लो, पनीर बना लो, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना लो। तो जो हमारे लिए है ही नहीं, तो हम उसको वो देख रहे हैं ऑल्टरनेट, तो वो भी हार्म तो करेगा कहीं ना कहीं। अब आप ड्रग्स लोगे, आपको चाहे उसमें सिगरेट में लो, चाहे इंजेक्शन कैसे भी लो, हार्म तो करेगा ही कहीं ना कहीं। तो ये है क्या, आई थिंक आप बता रहे थे कि आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी हैं डेयरी में, खुद जाके आपने देखा है, और हाँ तो वो बहुत हार्ड रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली, मैं सोचता हूँ तो मुझे मतलब बहुत बुरा फील होता है। वो सुनते हुए ही बहुत अजीब लग रहा है ये चीज़। डेयरी में क्या होता है ना, आप कभी डेयरी जाओगे ना, गाय रस्सी से बांध के रखते हैं गाय को हमेशा। आप चाहे सुबह जाओ, शाम को जाओ, दिन में कभी भी जाओ, वो बंद ही रहेंगे, आपको कभी खुली नहीं दिखेंगे। और एक वहाँ एक हमेशा आप देखोगे एक बछड़ा वहाँ हमेशा रहेगा, बछड़ा बछड़ी हमेशा रहेगी। जैसे मैंने बताया, बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। जी जी जी। अगर बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो दूध नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे तो कौन रखेगा। तो कई बार क्या होता है ना, बछड़ा ना रस्सी बंधी होती है, बछड़ा यहाँ है, माँ उसकी वहाँ है, तो रस्सी बंधी है, तो दोनों खींच रहे हैं पास आने के लिए, खींच नहीं पा रहे हैं दोनों। तो कई बार क्या होता है, गाय के आंखों में आंसू दिखते हैं लिटरली कि वो रो रही है, और निशान पड़े यहाँ पे कि दोनों ने पास आने के लिए काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग भूल गए हैं कि यार वो भी एक लाइफ है। लाइफ चाहे आपकी हो या मेरी हो, या कोई डॉग है, बिल्ली है, मुर्गी है, गाय है, एक लाइफ है। ऐसा नहीं मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, वैल्यू तो एक ही रहेगी ना, आपको किसी की भी लाइफ हो। बट हमने सोच लिया हम ज़्यादा सुपीरियर है। कहीं पुरानी जो बुक्स में ऐसा लिखा है कि एनिमल्स आर हेयर फॉर अस, ये हमारे लिए हैं, हमारे लिए ही हैं वो, हमारे लिए कि हम उनका ध्यान रखें। फैमिली में जो बड़े होते हैं, जो इनकम करते हैं फैमिली के लिए, तो उनका भी ये होता है कि वो ध्यान रखते हैं। ये थोड़ी वो खा गए बिल्कुल कि बच्चे को क्या खिलाना मैं खा जाता हूँ इससे, ऐसा तो नहीं होता है, ध्यान ही तो रखते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनिमल्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। तो हम उनका ध्यान रखें, ये नहीं कि उनका यूज़ ही कर लें, पूरा प्रोडक्शन कराएं ज़बरदस्ती, नेचुरल भी नहीं है वो। और आप कह भी रहे थे कि अगर आपको सिर्फ देखना है कि गाय किस चीज़ से गुजरती है, तो सिर्फ डेयरी में जाके देख लो एक बार उसकी आंखों में। करेक्ट, जो मैंने बोला कि जो नेचुरल वर्ड से हम लोग भटक गए हैं, तो सिर्फ एक काम करो, जो भी आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं एनिमल्स का, उस एनिमल को जाके एक बार देखो आप बैठ के। डेयरी जाके बस डेयरी जाके दूध लेके मत आ जाओ, डेयरी में जाओ, गाय को देखो क्या हो क्या रहा है उसके साथ, क्या वो वाकई में अपना दूध दे रही है, तो हमारे पास आ रही है कि मेरा दूध ले लो, या हम निकाल रहे हैं उसका जबरदस्ती दूध। और गाय को मिल क्या रहा है उससे, भूसा। जितना हम ले सकते हैं उतना तो ले चुके हैं, अब ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं जी। अब ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये एनिमल एग्रीकल्चर। जो भी वर्ल्ड की टॉप प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलीजन्स का वो हो, कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिशियन ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन हो, टेररिज्म हो, इक्वालिटी हो, इन सब में जो टॉप मोस्ट रीज़न है, अभी जो प्रॉब्लम है वो है एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट इशू नंबर 1 पे है ये। हाँ जी। तो ये सबको ही सोचना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए ज़रूरी है। जब एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाकी तो कुछ काम बचा ही ना फिर जी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बहुत बड़े इशू है पूरे वर्ल्ड के, ये इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और हर इंडिविजुअल को काम करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप काम कर रहा है या हमेशा, इससे काम नहीं चला, सबको ही काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सबके लिए जी। कोई एनवायरनमेंट खराब कर रहा है तो सबके लिए है एनवायरनमेंट, वो ऐसा नहीं कि उसी को इम्पैक्ट करेगा जो खराब कर रहा है, वो सबको करेगा इम्पैक्ट जी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं। ओके, अंडों के बारे में बताएंगे कि अंडों से क्या टॉर्चर होता है मुर्गियों, वो सबसे ज़्यादा जो अत्याचार मुर्गी के ऊपर होता है, वो मुझे लगता नहीं किसी और के ऊपर होता होगा। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो मुर्गी होती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो जंगल में होती है या फिर जो फ्री रहती हैं, वो साल में 20 से 25 अंडे देती हैं बस। जब वो इसमें जो फैक्ट्री फार्म में आती है, बैटरी केज बोलते हैं उस सिस्टम को,
जब वहाँ आती है उसको फोर्स किया जाता है इंजेक्शन लगा के और अलग अलग टाइप के हार्मोन्स इंजेक्शन दे के उसको कि वो 300 से ज़्यादा प्रोड्यूस करे अंडे हर साल। हाँ। और हर एक अंडा प्रोड्यूस करने में उसको वही सीवियर पेन होता है जो पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स को होता है, तो वो सेम पेन उसको हर अंडे पे उसको सहना पड़ता और है। वो अंडे आएंगे ही आएंगे क्योंकि इंजेक्शन लग चुका है। अब लगे वो उसका काम ही है ना, जो मुर्गी है ना, इन्होंने मुर्गी को भी बांट दिया है। एक टाइप की मुर्गी सिर्फ अंडे देगी, एक टाइप की मुर्गी सिर्फ मीट के लिए है। अच्छा। ये मिक्स नहीं होता है, ये सेलेक्ट ही ऐसे किया गया है, प्रोसेस ही ऐसा बनाया गया है, ये अंडे ही देगी, ये मीट के काम की नहीं है। और ये सिर्फ मीट ही है, ये अंडे नहीं देगी। अच्छा। अंडे देगी नहीं वो, जब ऐसा उसे इंजेक्शन लगाए हैं उसको हार्मोन्स के और ये सब के, तो उसमें क्या होता है, मुर्गी को 2 साल अंडे देती है, वो 2 साल उसको बस ऐसे बैठा रहना है। अब नीचे वायर है, पैर फंस रहे हैं। अब एक छोटे से केज में 5 से 10 मुर्गियों को रखा जाता है। इस छोटे से केज में कोई मुर्गी ऊपर है, कोई नीचे है। अब वो नीचे पैर फंस रहे हैं, वो पैर हटाने के लिए दूसरी मुर्गी ऊपर आ गई है। अब उनके पंजे नाखून उसके घुस गए हैं दूसरी मुर्गी के, ब्लड निकल रहा है, टॉर्चर हो रहा है, फेदर लॉस हो रहा है उनका। तो ये एक ऐसा समझिए आपकी बिल्डिंग की गिर जाए और सब वहीं पड़े रहे बस लाइफ टाइम, मतलब मरेंगे भी नहीं। इमेजिन भी कर ले कि हम बस एक जगह बंद हैं और हमारे चारों तरफ हमें कोई बोल दे यहीं पे बैठा रहना है, सोचते हुए सफोकेशन फील हो जाएगी। 1 साल का एक दिन बोलते ऐसे बैठा रहना है, एक दिन तक नहीं बैठ पाएंगे। आप ये समझिए कि लिफ्ट होती है सबके लगी रहती है, जो बिल्डिंग्स होती है लिफ्ट रहती है वहाँ पे, हम लिफ्ट में घुसे, सब अनजान लोग हैं। अब लिफ्ट खराब हो जाए, अब 2-3 दिन तक खराब ही है, कितना बुरा हाल होगा हमारा। सेम वो मुर्गी के साथ भी होता है, जैसे मैंने बताया मुर्गी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, तो वो पहचान लेती है यार ये मुर्गी ये है, ये शकल से पहचान लेती है मुर्गी की। और वो जो पिंजरे में जाती है वो सब अनजान ऐसे उठा के ऐसे डाल देते हैं पिंजरों के अंदर, यहाँ से उठाई यहाँ से उठाई डाल दिए। अब वो सारी अनजान मुर्गे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन में पंख फैला नहीं पा रही है, जगह हो नहीं रही है, झगड़ा करेंगे आपस में। अब वो झगड़े जब करती हैं चोंच मारती हैं, चोंच से बचने के लिए इस इंडस्ट्री ने एक और नया निकाल दिया। अच्छा। इन्होंने क्या किया है, चोंच ही काट दो। अरे एक हॉट मेटल उससे क्या बोलते हैं उसे, रॉड या नाइफ, ब्लेड टाइप होता है वो, तो उसे हॉट जो ब्लेड होता है उससे चोंच को मेल्ट कर देते हैं, काट देते हैं, और वो छोटे में काट देते हैं। उसका जो पेन है उसको कई सालों तक उसे रहता है, मतलब वो 2 साल में आया तो 2 साल उसको पेन रहता है उसका चोंच काटने का। चोंच इज लाइक जैसे हमारे हाथ हैं, हम हाथ से ही सब लोग वो करते हैं, फील करते हैं। जैसे हमने ये उठाना तो हम ऐसे हाथ से देखेंगे, किसी को फील करना तो हाथ से करेंगे टच, सेम उनकी चोंच होती है। उन्हें चोंच ही काट दी, क्या आपस में तो नुकसान पहुँचा नहीं पाएंगे, दाना उन्हें खाना नहीं है क्योंकि इंजेक्शन लग रहे हैं। तो वो पेन उसको पूरा लाइफ उसको रहता है वो पेन। तो उनका खाना भी वो इंजेक्शन ही है, उनको दाने खाना डाल देते हैं, सबको नहीं मिलता है वो दाना डालते हैं। अच्छा, सबको कैसे मिलेगा, पिंजरे में झगड़ा हो रहा है वहाँ खाने के लिए लिटरली, वहाँ अब कोई जिसको मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। तो इतना टॉर्चर किया जाता है वो, फिर अंडा मार्केट में आता है, हम सोचते हैं बड़ा हेल्दी है, प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन तो वही मिल रहा है 6-7 ग्राम, उसके साथ हार्मोन्स भी आ रहे हैं और टाइप के वायरस आ रहे हैं हमारे अंदर जो आउटब्रेक होते हैं। ये जो कहा जाता है कि वो एक जो वाइट एग होता है वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है मुर्गी का। एग्जैक्टली, करेक्ट, दिस इज द राइट वर्ड। जो भी आउटब्रेक होते हैं जैसे कोरोना वायरस हुआ और दूसरे वायरस जो आउटब्रेक, ये ज़्यादातर एनवायरनमेंट, ये एनिमल एग्रीकल्चर से ही होते हैं। कन्फाइनमेंट इतना सारा जानवर एक साथ रह रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हमको बोला गया था कि एक दूर रहो, मेंटेन रखो, बट वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वहाँ कितनी जल्दी स्प्रेड होगा, वो जब मार्केट में आएगा प्रोडक्ट वो हमें ही इम्पैक्ट करेगा लिटरली, और कैसे करेगा। वायरस तो है ही हमारे अंदर ही, वायरस है एनिमल्स के अंदर ही वायरस है, बट वो जब वो एनिमल्स के हम जब कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट तो वो वायरस हमारे अंदर आता है। हमारे बॉडी है ही नहीं उसको करने के लिए, तो फिर देन अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है और अवेयरनेस भी नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, बताया नहीं जाता। एग्जैक्टली। अब बताएंगे तो फिर लोग कंपैशनेट तो हैं ही, लोगों को पता है एग्जैक्टली, बट वो है कि उन्हें भी नहीं पता कंपैशनेट का एग्जैक्टली मैंने मतलब क्या है। कंपैशनेट का भी मतलब क्या चल रहा है कि जो डॉग्स हैं उनको प्यार करो। कंपैशनेट आप सबके लिए कंपैशनेट हो गए। मैं एक डॉग के लिए कंपैशनेट हूँ तो मैं आपके लिए भी कंपैशनेट हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए, मैं सबके लिए रखूँगा भाव। ये नहीं है कि मैं एक को प्यार कर रहा हूँ एक को मार रहा हूँ, तो मैं मार ही रहा हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, स्लॉटर कर रहा हूँ। तो अब जो केसेस होते हैं
कोई भी केस चोरी या फिर खून खराबा जो भी केस है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जिन लोगों ने बचपन में जानवरों के ऊपर अत्याचार किए हैं ये वही लोग हैं। अच्छा। कि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है ना, दिमाग अब मारना मेरे लिए नॉर्मल हो गया। अब मैं रोज ही एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं रोज भाग रहा हूँ, मुझसे भागा नहीं जा रहा, लेकिन मैं रोज ही भाग रहा हूँ तो एक टाइम में नॉर्मल हो जाएगा। सेम वे तक मैं एक छोटे बच्चे को मार रहा हूँ रोज, शुरू मुझे अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन मार रहा हूँ एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया मार रहा हूँ, तो मेरे लिए नॉर्मल है वो। अब मैं बच्चे को ही मारूंगा, मैं बाहर भी किसी को मारूंगा, मैं किसी को ही मार सकता हूँ। तो ये जो साइकोलॉजी हो जाती है इंसानों की, ये इसीलिए हो जाती है कि वो जब पहले जानवर को मारना शुरू किया, फिर घर में मारेगा, फिर कुछ भी करेगा फिर। अच्छा, हमने बात करी मीट की, दूध की, अंडे की। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी जिसे देख के मैं बहुत हैरान हुआ और मेरे को पता भी नहीं था। शहद जो हनी होता है, वो मैंने पढ़ा कि वो भी हमारे लिए नहीं होता, वो उन मधुमक्खियों के लिए ही होता है, वो अपने लिए ही बनाती हैं। करेक्ट। आप ये इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों को पता है इस बारे में। करेक्ट। तो जैसे मार्केटिंग का मैंने बताया, मार्केटिंग ऐसी की गई है कि हमें लगता है प्रोडक्ट हमारे लिए ही है, बट ऐसा नहीं है। जो मधुमक्खी शहद बनाती है वो विंटर्स में कहीं जाती नहीं है, तो वो अपने लिए ही बनाती है शहद। बट हमने अब किसी ने कर लिया होगा टेस्ट बाई चांस, किसको कभी कई साल पहले कभी हुआ होगा, तो उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने फिर उसकी चलो उससे निकाल के पीते हैं, हमारे लिए ही है। वो इंसान ही सोचता है ना कि हम सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर हम ही हैं, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सुपीरियर हैं तो हम सबका ध्यान भी तो रख सकते हैं। हम यही कि सोचते हैं यूज ही करें, हम ध्यान भी तो रख सकते हैं, केयर भी तो कर सकते हैं किसी की, लेकिन पावर का अच्छा यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ली नहीं, हमने यूज करना सीख लिया कि यार इसको भी यूज कर लो, उसको भी यूज कर लो। जो जिसको नहीं खा पा रहे उसकी स्किन निकाल लो जानवर की, या उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, तो यूज कर लो कैसे भी। जरूरी थोड़ी सुपर हीरो बनना है, हम ये करके भी सुपर हीरो बन सकते हैं ना अपने। सुपर हीरो ये तो करता है। एग्जैक्टली। वो लोगों का ध्यान रखता है, तो हर कोई सुपर हीरो बन सकता है। एग्जैक्टली। उसको ये तो देखना किसी को नुकसान ना पहुंचाए वो अननेसेसरी। सुपर हीरो भी यही करता है, किसी को फालतू में तो मारता नहीं है कि चलते चलते राबड़ मार दे सड़क पे। तो ये है कि हम भी अगर ध्यान रखें लोगों का, तो एवरीवन इज सुपर हीरो। बिल्कुल। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन मिली और काफ़ी इंटेंस चीज़ें भी आपने बताई। आई थिंक इससे लोगों को एक अलग नज़रिया मिलेगा चीज़ों को देखने का। और आई थिंक चॉइस सबकी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और इसका एक पर्पस ये भी नहीं था कि हम किसी को फोर्स करें कि ये करो वो करो। हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आई थिंक चॉइस सबकी अपनी अपनी है, बट एक इन्फॉर्मेशन देना, अवेयर करना ज़रूरी है, ताकि वो चॉइस रहे उनके पास कि इस चीज़ के पीछे ये चीज़ें हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग इसको देखा है पॉडकास्ट को, वो ये भी सर्च करें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि एनिमल एग्रीकल्चर इफेक्टिव फार्मिंग क्या है। बिल्कुल। कि फार्मिंग में हो क्या रहा है, जो हम प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। वो किसी मशीन से बन के नहीं आया है, वो किसी को पैदा किया गया है, किसी को अपनी फैमिली से अलग किया गया है, फिर उसे मारा गया है, तब वो आया हमारे पास। वो सीधा किसी मशीन से निकल के नहीं आया। और जो हम खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ या हमारी हेल्थ पे हो रहा है, या एनवायरनमेंट पे हो रहा है, या एनिमल्स पे हो रहा है, किस पे हो रहा है। एग्जैक्टली। कि अगर एनवायरनमेंट पे हो रहा है तो वो सबके लिए प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली के लिए प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा कॉन्शियस, अगर लोग कॉन्शियस होकर अपने फैसले लें और कॉन्शियस ईटिंग पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है हो सकता है, मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। बट ये कि थोड़ा लोग अवेयर रहें। और इसमें एक ये भी है कि अगर हमें सपोर्ट मिले, जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फूड बिजनेसेस हैं, जो फूड रेस्टोरेंट हैं, चेन है, अगर वो थोड़ा अपने मेन्यू में थोड़ा प्लांट बेस्ड और वीगन ऑप्शन इंट्रोड्यूस करें, तो ये काफ़ी बड़ा हेल्प कर सकता है। लोगों को नई चीज़ ट्राई करने को भी मिलेगा। बिल्कुल, नई चीज़ तो मिलेगी, और ये एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। एनवायरनमेंट, एनिमल्स को हम बचा पाएंगे, ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूव हो पाएगी इससे। और इसमें साथ साथ अभी हाल ही में 4-5 साल में इतने सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो शाकाहारी मीट, दूध, दही लाए हैं मार्केट में। तो उन्होंने ऐसा मेथड डेवलप किया है जो एग्जैक्ट सेम टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर दे रहा है मीट का। तो बजाय आप किसी जानवर को स्लॉटर करने के बजाय आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सॉसेज, मीट, चिकन, नगेट सब मार्केट में अवेलेबल है अभी इजीली, और वो सस्टेनेबल भी है। बिल्कुल। आप लास्ट में कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे पूरे पॉडकास्ट को, कि
लोग अगर वीगन बने क्यों बने, और आप मुझे ये भी कह रहे थे कि अगर कोई छोड़ना नहीं चाहता तो रिड्यूस करके देख सकते हैं एक बार को, और लोग आपको अगर रीच आउट करना चाहे तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं वो सब प्लीज़। तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, वीडियोस देखो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है फार्म्स में। और एक जो मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है, बिल्कुल, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे वीगन हो। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है अभी हेल्थ चेकअप पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, सब खाने में लगे हैं लेकिन पता ही चल रहा, कुछ एक्सेस ले लिया है, कुछ लिया ही नहीं है। क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमें सॉइल से मिलते हैं, बट सॉइल में इतने फर्टिलाइजर और ये सब डाला गया है तो मिनरल वहीं पे नहीं, सॉइल में भी नहीं है। तो वो ना एनिमल को मिल रहा है ना हमको मिल रहा है। और अगर कोई नॉनवेज बोल रहा है कि उसको मिल रहा है तो एनिमल्स को भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है। B12 फॉर एग्जांपल, B12 हमें सॉइल से मिलता है, बट अब सॉइल में भी नहीं है B12। पहले जब हम 1000-2000 साल पहले की बात करें तो हम जो सब्जियां होती धो के नहीं खाते थे, हम डायरेक्ट खाते थे, तो हमें B12 मिल जाता था। अब लेकिन सॉइल में ही नहीं है और हम इतना धो के सामान खाते हैं, सब्जी वब्जी खानी पड़ती है क्योंकि उसमें B12 नहीं मिल रहा है। सेम विद एनिमल्स, अब सॉइल में नहीं है तो एनिमल्स को भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमल्स को इंजेक्शन लगाया जाता है उसका। तो ये थोड़ा ध्यान रखें किस टाइप का आप खाना खा रहे हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। ऐसे नहीं कि नॉन वेजिटेरियन को डेफिशिएंसी नहीं होती, होती है। क्योंकि नॉन वेज और वेज और वीगन में जो भी ऑल्टरनेट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का ऑल्टरनेट है, दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डाइटरी फाइबर जो है वो प्लांट बेस्ड मिल्क में ही है। वो गाय के मिल्क में नहीं है, वो मीट में नहीं है, वो प्लांट बेस्ड में ही है। डाइटरी फाइबर उसमें होता ही नहीं है, तो आपको शाकाहारी से ही मिलेगा वो। तो ये एक एड ऑन हो जाता है कि आपको डाइटरी फाइबर और मिनरल्स, जैसे सोया मिल्क वगैरह। हाँ, तो मिल्क तो काफ़ी सोया मिल्क, आलमंड, कैशू और नारियल का भी है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें लोग, और थोड़ा ये देखें कि ये सिर्फ जो अर्थ है वो हमारे लिए नहीं है, जो प्लेनेट है वो सिर्फ हमारा ही नहीं है, जितनी भी स्पीसीज हैं सबके लिए है। और हमारे से पहले तो एनिमल्स आए थे, एवोल्यूशन जब हुआ था, हम तो बाद में इवॉल्व हुए हैं, तो हमसे ज़्यादा उनका राइट है। ऐसा ना सोचें कि हम सुपीरियर हैं, हमने कुछ अनोखा काम कर दिया, बस हम प्लानिंग कर सकते हैं, एनिमल्स प्लानिंग नहीं कर सकते बस। तो थोड़ा कॉन्शियसली फैसले लें अपने, कॉन्शियसली जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि वो एनवायरनमेंट कितना हानिकारक है, एनिमल्स के लिए कितना हानिकारक है, और आपकी हेल्थ के लिए वो वाकई में सही है या फिर उससे भी आपको नुकसान हो रहा है। और गूगल, फेसबुक, जो भी ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इसमें सब जगह वीगन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको बस सर्च करना है, आप बस वीगन भी डालेंगे या शाकाहारी डालेंगे या फिर एनिमल एग्रीकल्चर या फिर कॉन्शियस एनवायरनमेंट, सब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐसे लोगों से मिले जो लोग इसके लिए में काम कर रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट के कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, उनसे मिले, बातें करें। आपको क्या इशू आ रहा है चेंज करने में, आप बातें करें तो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर उस ट्रैक पे जाना है। और मुझसे कनेक्ट करना चाहें अगर उत्तराखंड में है तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम आईडी आपकी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो में भी आ जाएगा। और इंडिया में भी कोई भी आपसे करना चाहे तो उसके थ्रू कर ही सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरे चैनल का नाम है होपिंग फॉर, और ये क्वेश्चन मैं लास्ट में हर गेस्ट से पूछता हूँ कि अभी आप जिस भी स्टेज में अपनी लाइफ के, जो भी आप काम कर रहे हो, व्हाट आर यू होपिंग फॉर? होपिंग तो मैं यही कर रहा हूँ कि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं और एनिमल्स का थोड़ा, एनिमल्स का सबका ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट, वेदर आप देख ही रहे हैं कितना चेंज हो रहा है। ये ऐसा नहीं था पहले, तो यही देख के थोड़ा अवेयर हो जाएं और कॉन्शियस फैसले लें अपने कि ऐसा काम ना करें किसी को नुकसान हो उसको। बिल्कुल। तो एक सस्टेनेबल लाइफ जिए, और खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, आगे जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में, द स्मॉल टाउन शो में आने के लिए। आपसे बात करके बहुत चीज़ें पता चली, कुछ चीज़ें सुनने में बहुत मुश्किल था सुनना, लेकिन वो सच थी, और सच कड़वा होता है ये हमने सुनाई है। तो थैंक यू वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि काफ़ी लोग ये सुन के आपसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे। आई होप सो। या बिल्कुल, और कुछ सोचेंगे भी इस चीज़ के बारे में, थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे। थोड़ा सोचे भी तो मिल दे उतना काफी। और थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। आई होप आपको मजा आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई लाइक इट। मैं फिर से आना चाहूँगा। बिल्कुल सर, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बैठेंगे, करेंगे बात बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। थैंक यू अक्षय। थैंक यू।